चलिए आंसर करें जल्दी से, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ईवी रामास्वामी पेरियार निम्न में से किस दल में सबसे पहले शामिल हुए? जल्दी बताइए। ईवी रामास्वामी की बात करेंगे। ईवी रामास्वामी पेरियार साहब जो हैं वो क्या हैं, एक राजनेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, ठीक है कि नहीं। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, ये नेशनल कांग्रेस में क्या करते हैं, एज ए मेंबर भर्ती होते हैं, सदस्य। 1919 की बात है ये। और उसके बाद में कांग्रेस की बहुत सारी एक्टिविटीज से क्या होते हैं, ये काफ़ी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और उसके बाद में वहाँ से क्या कर देते हैं, कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं। कब? और 1925 की बात है। 1925 में क्या कर देते हैं, ये कांग्रेस को जो है छोड़ देते हैं। और उसके बाद में अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, उसका नाम है द्रविड़ कगड़म। और द्रविड़ यानी डी के पार्टी बनाते हैं। और उसके बाद में उसी को क्या है आगे चलाते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले क्या होते हैं, वो भर्ती होते हैं। अरे वाह, स्वागत है भाई आपका मनप्रीत बाबू, नमस्कार। लोग चोरी छुपे आ जाते हैं ऐसे ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे फटाफट से, क्या है सही आंसर। श्रीमान, हम आपको पहले ही नमस्कार नमस्ते कर चुके हैं। चलो आंसर करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए, क्या है सही जवाब। नमस्कारम श्री गुरु। करिए आंसर करिए जल्दी, क्या है सब, जवाब दो फटाफट से। आपको बताना है निम्न में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है, पता है फटाफट से। इनमें से किस महारथी ने भारतीय पूंजीवाद को यानी इंडियन कैपिटलिस्ट को क्या कहा है, कैपिटलिज्म को धर्मशाला पूंजीवाद कहा है? जल्दी बताएं किसने कहा है। BKRB राव, जे भगवती, अमर्त्य सेन और राज कृष्णा। क्या है सही जवाब। Who among the following describe Indian capitalism as धर्मशाला कैपिटलिज्म? क्या है सही जवाब, जल्दी जल्दी बताइए भाई फटाफट। और आज कमेंट करके बताना 10 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ज़्यादातर का आंसर सही है, वेरी हैप्पी, शाबाश। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, राज कृष्णा जी के बारे में, तो राज कृष्णा जी जो है भारत के क्या हैं, एक अर्थशास्त्री के तौर पे इनको जाना जाता है। और स्पेशली अब यहाँ पे आप दिल्ली के ये कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। अब देखो आप यहाँ पे आप देखिएगा, इनकी जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा जो चर्चित है, वो इसको बोलते हैं, आप लोग आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ, यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये चर्चित हैं, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यानी यहाँ पे ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखेंगे 1900 आप देखेंगे 50 से लेकर के और 80 के बीच में क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट होती है वो लगभग 3.5% होती है, इससे ऊपर जाती नहीं है ना, बहुत ही स्लो। अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या है, वैसे तो हम हमारी अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग फॉलो करते हैं, यानी सोशलिस्ट और साथ ही साथ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या है, हम लोग मिश्रण है, सम्मिश्रण है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारी स्लो ग्रोथ रेट से लेकर के क्या होते हैं, तंग होते हैं, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्मशाला कैपिटलिज्म। ठीक है कि नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप जरा जवाब दें क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर करें। आपको बताना है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था कब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको जवाब देना है, और वो भी बहुत ही स्पीडी आंसर करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। Consumer Protection Bill 2019 was passed by Parliament of India on date 13 July 2019, 25th July
2019, 6 अगस्त 2019 एंड 9 अगस्त 2019। क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कब पास होता है? चलो जी, देख लेते हैं किन किन का आंसर सही है। आप भी चेक कर लेना आपका कौन कौन का आंसर भैया एकदम सही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है बेसिकली वो पास होता है, वो पास होता है, वो पास होता है। चलो ज़्यादातर का गलत है। वो पास होता है, आपको याद रखना है, 9 अगस्त और 2019 को। ठीक है, 9 अगस्त 2019 को क्या होता है, ये पास होता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जुलाई 2020 में। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखो उसमें मेन बातें बता देता हूँ। वैसे हमने इसके बारे में खूब डिस्कस किया है, अलग से एक इस पर लेक्चर पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना। यहाँ पे जब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, 1986 में ये पहली बार ही आता है। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और 2019 की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, दोनों का मकसद क्या है, दोनों का मकसद है जितने भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको शोषण से बचाना, उनके हक जो हैं, उनके अधिकार जो हैं, उनको क्या करना, संरक्षण प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये क्या है, इसका एक्चुअली में मकसद है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ इसके अंदर है वो क्या किया गया है, यहाँ पे CCPA की स्थापना इधर की गई है। ठीक है कि नहीं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की इसमें क्या की गई है, स्थापना की गई है इसके अंदर। और क्या किया गया है, दायरा बढ़ाया गया है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जितने भी मामले होंगे वो अप टू 1 करोड़ है ना, यानी 0 से लेकर के लगभग 1 करोड़ रुपए तक के जितने भी मामले विवाद होंगे, चाहे वो सर्विस से संबंधित है या वो किसी माल सामान से, तो वो देखेगा कौन, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर के और 10 करोड़ जो है बेसिकली उस पर स्टेट कंज्यूमर फोरम क्या करेगा, फैसला लेगा। इसके अलावा यहाँ से 10 करोड़ से ऊपर ऊपर जो है बेसिकली वो सेंट्रल कंज्यूमर फोरम इसको देखेगा। ठीक है, और यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितनी भी ई कॉमर्स की बात होती थी उसको क्या कर लिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया है। अच्छा, इसमें एक और प्रोविजन जो है बड़ा खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया गया है, आर्बिट्रेशन को भी इसमें रखा गया है। यानी अगर कोई भी उपभोक्ता और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर मान लेते हैं आपसी सहयोग से, आपसी सहमति से अगर वो विवादों का निपटान या डिस्प्यूट को रिड्रल्सल कराना चाहता है तो वो उसके पास वो भी रास्ता रहेगा। बाकी और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो जाकर के वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर।